अगर ईमानदारी के साथ बिहार में इलेक्शन हो तो उनका 50 सीट निकलने वाला नहीं है। और ठीक है, तो बेईमानी करने के लिए उस नियत से एसआईआर करा गया। 7 करोड़ कुछ लाख लोगों में से लगभग 65 लाख लोगों का नाम गायब कर दिया। सबसे ज्यादा अगर कहीं का गायब हुआ है तो किशनगंज पार्लियामेंट्री सेगमेंट का, जो लगभग 1.25 लाख लोगों का, पहले 1.5 लाख था, फिर जो हम लोगों ने और राहुल गांधी जी ने दबाव डाला, आप लोगों ने उस पर अपनी इंटरेस्ट जताई, तो 25,000 वोट हमारा कम कट पाया। आपको जानकारी होगी या नहीं होगी, लेकिन हिंदुस्तान में जो सालाना मैयत हो रही है आबादी के हिसाब से, वो लगभग 85-80 लाख होता है सालाना। और एसआईआर के जरिए हमको ये बताया गया कि पिछले 6 महीनों में जो बिहार में लगभग 5-6 लाख लोगों का मृत्यु हुआ होगा, उसको उन लोगों ने 22 लाख बता दिया। इसीलिए आप कहीं कहीं सुनते होंगे, जानते होंगे कि भाई हमारे घर के पड़ोस का या हमारा रिश्तेदार है जिसको मृतक घोषित कर दिया गया है, लेकिन वो तो जिंदा है। बहुत जगह ऐसा हुआ बिहार में। उसी तरह चूंकि हमारे कोई ऐसा परिवार नहीं है इस इलाके का जिसका कोई ना कोई बाहर राज्यों में मजदूरी के लिए, शिक्षा के लिए, इलाज के लिए ना बाहर गया हो, और उनमें से कई लोगों का नाम हटा दिया। अब चूंकि गुर्बत इतनी है या परेशानी इतनी है उसको लाने की कि कई लोगों ने सोचा छोड़ दिया, पेट का जो जलन है वो ज्यादा जरूरी है, उसको बचाना, परिवार को पालना वो ज्यादा जरूरत है बनस्पत वोटर आईडी कार्ड बनाना। लेकिन ये गलत फहमी है हम लोगों की। आज के हिंदुस्तान में, खास करके मोदी जी और अमित शाह जी के राज में, हमारा वोटर आईडी कार्ड रहना सबसे अहम है। जमीन जायदाद बाद में है, पेट इलाज बाद में है, लेकिन सबसे पहला जो हमारे लिए फर्ज है आज के दिन, वो है अपना वोटर आईडी कार्ड बनाना और वोट देना। और इसी को जहन में रखते हुए आपको मैं याद दिलाता हूं, पिछले एक महीने कबल लगभग 2 हफ्ते से ज्यादा राहुल गांधी जी ने आपके बीच रह के 25 जिला कवर किया। लाखों नहीं करोड़ों लोग उनसे मिले, और उस मकसद क्या था कि आप लोगों में से किसी का वोटर आईडी कार्ड कटना नहीं चाहिए। वोट आप किसको देंगे नहीं देंगे वो राहुल गांधी जी के कहने से आप नहीं देंगे या मेरे कहने से नहीं देंगे। जिसकी मर्जी जहां है आप वोट देंगे, कोई आपसे छीन के नहीं ले सकता। लेकिन वो चाहते हैं कि हिंदुस्तान का कोई ऐसा नागरिक ना हो जिसकी हक छीनी जाए। और इसमें कटे किसके? सबसे ज्यादा उनके कटे, या तो मैं ये कहता हूं कि 99%, 100 में से 99 उन लोगों का कटा जो सबसे कमजोर है। मान लीजिए मेरा नाम कटना रहता तो हम अपना जितना कागज है ले जाके पटक देते कि देखो, और हमारे तरह के लोगों ने किया भी, जो पढ़े लिखे युवा हैं उन्होंने किया भी। लेकिन उसके बावजूद भी अगर 55-60 लाख अभी भी बाहर है तो ये हमारे लिए अच्छी बात नहीं है। मैं ये नहीं कहता कि जो 60 लाख या जितना भी कटा है सब नहीं कटना चाहिए, जरूर कटना चाहिए, क्योंकि कई लोगों का इस दरमियान इंतकाल हुआ है। उनका वोटर लिस्ट में नाम रहना कोई मायने नहीं रखता। कई हम में से ऐसे हैं जो भाई दामलबाड़ी छोड़ के इस्लामपुर में अपना रहाइश उनका शुरू हो गया, कार्ड वहां बन गया, 2 में से एक ही जगह कार्ड रखना है,
वो समझ की बात है। किशनगंज में अगर कोई बस गया हो, दिल्ली में बस गया हो, कार्ड वहां का बना है, यहाँ का कट जाना चाहिए अगर वो चाहता है कि नहीं मैं यहाँ का कार्ड नहीं रखना चाहता। लेकिन यहाँ तो आप अपने मनमानी से काट रहे हैं। कई कई गांव में एक जगह बताया गया मुझे कि 80,000 अल्पसंख्यकों का, दलितों का और पिछड़ों का नाम हटा दिया। अब बताइए, ये वो लोग हैं जो ज्यादातर कांग्रेस और महागठबंधन को वोट देते हैं। तो ये ईमानदारी से आज सरकार नहीं है। जो आज मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं, बैठे हैं, प्रधानमंत्री हुए, वो जायज तरीके से नहीं बैठे हैं, वो वोट चोरी के जरिए बैठे। तो एक नारा मशहूर है, वोट चोर बस। तो जब जब उनके लोग यहां आएंगे तो आपको यही बताना है, यही सुनाना है, और पूरे बिहार में लोग सुना रहे हैं, वोट चोर गद्दी चोर। फैसला आपको करना है। दूसरी बात, अमित शाह जी ने यहां आके कहा, मोदी जी ने कहा कि बिहार में बहुत घुसपैठिया आ गया है विदेश का। तो एसआईआर का जब वो लिस्ट जाहिर हुआ तो पता है किशनगंज में कितने लोगों का बताया गया है? सिर्फ 2 आदमी का, सिर्फ 2 आदमी का। वो भी गलत है। यहां पे एक भी ऐसा आदमी नहीं है जो विदेश का है। और यहां नहीं, पूरे बिहार में शायद ही कोई होगा जो विदेश से। आप तो बिहार को इतना खाली, खोखला, गरीब और नंगा कर दिए हैं पिछले 20 सालों में, और 11 साल बीजेपी की डबल इंजन, मोदी की डबल इंजन की सरकार में, कि अगर हिंदुस्तान का हर आदमी सालाना 2.25 लाख कमाता है तो बिहार का आदमी एक साल में उसका 1/3 मतलब 55,000 से भी कम कमाता है। और सबसे अफसोस की बात यह है कि सीमांचल, जहां पे अलग अलग जगह से आके हमको शोषण किया जा रहा है, हमको गुमराह किया जा रहा है, हमारा सालाना इनकम 22,000 रुपया है। इसका मतलब जानते हैं क्या है? कि हिंदुस्तान के लोग, जिसमें बिहार भी शामिल है जो सबसे गरीब राज्य है, उसकी आमदनी जो 25 दिन की आमदनी है, तो हमारे सीमांचल के लोगों की प्रति व्यक्ति प्रति साल की आमदनी उससे कम है। मतलब वरा जे 1 महीना कमा छे, हम 13-14 महीना लग गया छे कमाते। और इसी के लिए हम लोग मजदूरी करने के लिए बाहर जा रहे हैं। हमारे बच्चे वहां पे हैं, अपने परिवार को छोड़ के, बूढ़े माँ बाप को छोड़ के। क्या इसीलिए नीतीश जी को हम लोगों ने 20 साल के लिए हुकूमत दी थी? नहीं दी ना। अगर नहीं दी तो आप तो यहाँ कांग्रेसी हैं, इंशाल्लाह ज्यादा से ज्यादा वोटों से हम अपील करेंगे कि आप जिताएं। लेकिन आजकल मोबाइल सबके हाथ में, रिश्तेदारी बहुत बहुत दूर दूर तक है आप लोगों की, हमारी। हम लोग को फोन करके उनको इत्तला करना होगा। हम लोगों को जो जान पहचान है उनके लोगों को बोलना होगा कि इस बार हम गलती कतई नहीं करेंगे। नहीं तो होगा क्या कि ट्रेन में जो हमारे लोग आते हैं, गोरू बकरी से बेसी भीड़ रोचन न मिया। पूर्णिया में हवाई अड्डा खोला है, हम भी उसकी सिफारिश किए थे। खुले, कम से कम 100 आदमी का तो जगह बचेगा ट्रेन में। लेकिन हवाई जहाज कहां से कहां उड़ रहा है हम बताते हैं आपको। 2 हवाई जहाज हमारे जानकारी में उड़ रहा है। एक कलकत्ता से पूर्णिया आता है, फिर पूर्णिया से कलकत्ता जाता है। और दूसरा पता है कहां से आता है? गुजरात से आता है और गुजरात जाता है। और वो पता है क्यों आ रहा है? क्योंकि भागलपुर में 1000 से ज्यादा जमीन जो जंगल था, लोगों का था, उसको खाली करा के गुजरात के लोगों को दे दिया है। उनके परम मित्र अदानी जी को दे दिया गया। सुना होगा आप लोगों ने, नहीं सुना हुआ तो इधर फोन लगाओ और देखो। जरूरी है जानना। आपके लिए नहीं वो हवाई अड्डा चालू हुआ है,
वो यहाँ का साधन संसाधन लूटने के लिए हुआ है। और क्या कहते हैं कि यहाँ आबादी बहुत ज्यादा है, यहाँ जमीन कम है, तो यहाँ फैक्ट्री नहीं लगेगी। अब बताइए, इसका मतलब तो यही हुआ ना कि हम लोग मजदूर रहे हैं, मजदूर ही रह जाएंगे, हमारे यहाँ फैक्ट्री नहीं लग सकती। अगर सही माने में फैक्ट्री लगाना चाहें तो ईडा मैदान છે ना, यहाँ 5,000 करोड़ फैक्ट्री लगवा सके છે, जहाँ कम से कम 10,000 लोग हता से कमाई करवा सके છે। लेकिन इनका नियत है हम लोग को मजदूर बना के रखना। इनका नियत है कि बिहार इतना गरीब रहे कि वहां पे तरक्की नहीं हो पाए, बिहार इतना पढ़ाई में कमजोर रहे ताकि यहाँ के बच्चे अफसर ना बन पाए। उसी का नतीजा है कि जब सोनिया गांधी जी ने, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने हमारा पिछड़ापन देख के आज से 14 साल पहले एएमयू का शाखा किशनगंज में दिया था, आज तक पैसा नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? क्योंकि वो चाहता है कि हमारे बच्चों को तालीम ना हासिल हो जाए। तालीम हासिल हो गई तो हम किसी से पीछे रहने वाले हैं नहीं, क्योंकि अल्लाह ने हमें भी उतना ही दिमाग दिया है जितना गुजरात के लोगों को या दिल्ली के लोगों को या बंबई के लोगों को। हमारे भी बच्चे आजकल आईएएस, डॉक्टर, इंजीनियर, यूपीसीसी और बीपीसीसी पास करते हैं। संसाधन मिलना चाहिए। तो ये मेरी गुजारिश है कि ये सब बड़ी गंभीरता से आपको सोचना होगा। अभी आदरणीय होम मिनिस्टर अमित शाह जी, जिसके जिम्मेदारी है, जो घुसपैठिया बोलते हैं, और हमने बता दिया जो एसआईआर का रिपोर्ट है, ये हमारे मनगढ़ंत बनाने की बात नहीं है। रिपोर्ट के आधार पे हम बता रहे हैं कि यहाँ पे कोई घुसपैठिया नहीं, लेकिन फिर भी घुसपैठिया गुठी पे। और दूसरी बात क्या कही कि यहाँ पे कमल खिलाना है। हमार भीला कमल नहीं खिलचेगी, मैं खिलचे ना, लेकिन उसकी बात नहीं कर रहे। वो नफरत का कमल खिलाना चाहते हैं। क्या आप चाहते हैं कि नफरत का कमल खिले यहाँ पे? क्या भाई चाहते हैं? और नफरत का कमल खिलेगा तभी जब आप 3 जगह, 4 जगह, 14 जगह वोट देंगे, तभी। जहां भी देना है एक जगह देना है। सरकार किसकी बनने वाली है? अभी किसकी है? नीतीश जी और मोदी जी की, यही है ना? कहा मैं तुम्हारा सुनछन नहीं ना, बोलवा नहीं चाहते मैं। किसकी सरकार है आज? नीतीश जी की ना, बीजेपी के समर्थन से पिछले 20 साल से। तो इसको बदलना चाहते हैं या नहीं बदलना चाहते हैं? तो अगर बदलेंगे तो किसकी सरकार बनेगी, मैं पूछना चाहता हूं। राहुल गांधी जी और तेजस्वी जी की सरकार बनेगी। तो तीसरे को देके अपनी ताकत को कमजोर क्यों करें हम? तीसरा जनों देखो फायदा होगा तुम्हारी में। जब हमरा जानची कि बीजेपी मोदी जी को, अमित शाह जी को, नीतीश जी को अगर कोई हरा सकता है तो वो कांग्रेस और आरजेडी हरा सकता है। अभी हेलीकॉप्टर ले उड़े बराबर, अभी बहुत लच्छेदार गप करवे, लेकिन लच्छेदार गप करने वाला और सच्चाई कहने वाले में बहुत अंतर है। अभी क्या कह रहा है कि मुसलमान डिप्टी चीफ मिनिस्टर की बात क्यों नहीं करते? अरे भाई, हम कांग्रेसी हैं, हमने तो बिहार में मुसलमान मुख्यमंत्री दिया, आप डिप्टी मुख्यमंत्री की बात करते हैं। अब्दुल गफूर साहब याद है कि नहीं है? लेकिन हमको उससे ज्यादा जरूरी है कि हमारा यहाँ पे एएमयू शाखा खुले, हमारे हर ब्लॉक में डिग्री कॉलेज खुले, हर ब्लॉक में टेक्निकल कॉलेज खुले, हमारे अस्पताल में डॉक्टर और नर्सेज रहे। हमारी जरूरत वो है। क्या भाई, आप चाहेंगे कि रफीक साहब यहाँ के मुख्यमंत्री बन जाए, या जावेद साहब बन जाए, या हुदा साहब बन जाएंगे और हमारा कॉलेज और अस्पताल नहीं बने? क्या चाहेंगे आप? कॉलेज अस्पताल चाहेंगे ना भाई?
हमको वो चाहिए, हमको फैक्ट्री चाहिए। नीतीश जी के बारे में कुछ कहना चाहूंगा। अभी वक्फ बिल आप लोग सब लोग जानते हैं, हम शुक्रगुजार हैं कांग्रेस के कि उन्होंने उस कमेटी में रखा जिसपे बहस हुई, 6 महीना चला। वो 6 महीना में एक रात में सही से नहीं सो सका, क्योंकि जो हमारी जमीनें हैं, कब्रिस्तानें हैं, मस्जिद है, मदरसा है, दरगाह है, ये सब वो छीनना चाहते हैं और छीन रहे हैं। ऐसी बात नहीं कि नहीं छीना जा रहा है। आप पूछिए अपने दिल्ली के लोगों से, यूपी के लोगों से, और आपको जान के शर्म होगा, क्योंकि यहां भी बहुत लोग होंगे आप लोग जो गलती कर चुके हैं। कुछ लोगों ने जदयू को भी वोट दिया था। कोई ना कोई तो होबन में आता ना, नहीं होबन तो बस्तित होबे कोई। और नीतीश जी ने और नायडू जी ने क्या किया, आपके सीने में खंजर भोंका। जो गरीब मिस्कीनों के लिए हमारे बाप दादा जमीन देते हैं, वक्फ करते हैं, उस पे हम लाद दिया। ऐसे लोगों को हम साथ देंगे क्या? तो अपना जहन साफ करना होगा। ये हिंदू मुस्लिम की बात नहीं है। अभी आएंगे, बहुत तरह की बात करेंगे, हिंदू मुस्लिम की बात करेंगे। ये जो वक्फ बिल पार्लियामेंट में लाया गया था, अगर नीतीश और नायडू इंसाफ करते तो ये कतई पास नहीं होता। और इसका विरोध जो हुआ तो 232 वोट, 232 पार्लियामेंट के लोकसभा के मेंबर, जिसमें आपका एमपी भी था, उन लोगों ने वक्फ बिल के खिलाफ अपनी वोट दी थी। 232। गौर करने की बात यह है कि 232 में सिर्फ 24 मुसलमान लोकसभा मेंबर हैं। इसका मतलब क्या हुआ? 208 एमपी, लगभग 10 गुना मुसलमान एमपी से ज्यादा उन लोगों ने आपका साथ दिया। आपका साथ दिया, ताली बजाइए उनके लिए। क्योंकि हिंदुस्तान में हिंदू मुस्लिम नहीं होता। कि मैं तुम्हारे पड़ोसी हिंदू या मुसलमान नहीं थे कि कभी गड़बड़ हो जाए, शादी ब्याह तुम्हारा साथ जाचे ना नहीं जाचे, एक दूसरा को मामू चचा बोलते नहीं बोलते, दादो बोलते हैं कि नहीं बोलते? तो ये जो फसादी पार्टी है, अभी तक राजनीति की है फसाद करके। अभी तक पार्लियामेंट में और अलग अलग राज्यों में ये फसाद करके लोगों को बांट करके बनी है। और जब चला नहीं तो पिछले कई इलेक्शन में, पिछले कुछ सालों से ये लोग वोट चोरी के तहत आ रहे हैं। एक साहब और आए हैदराबाद से, माशाल्लाह देखने में बहुत लहीम शहीम भी है, तकरीर भी हम लोग से बहुत गुना अच्छा करते हैं। लेकिन जब जुबान से नफरत निकले, किसी के भी जुबान से, वो आदमी किसी का नहीं हो सकता। उन्होंने वही कहा, अभी कह रहे हैं कि भाई डिप्टी चीफ मिनिस्टर अक़लियतों की बात करते हैं। उनके आने से पहले, अभी मैं गया था बाईसी, वहां के जो आरजेडी कैंडिडेट हैं, उन्होंने अपनी तकरीर में कहा कि इन लोगों से आने से पहले 2015 में 24 मुसलमान एमएलए था बिहार में, बिहार असेंबली में। पिछले बार वो घट के कितना 18 हो गया, मतलब 6 एमएलए खत्म। और यही सिलसिला हुआ, ये 18-8 तक पहुंचा देगा ये आदमी। तो ऐसे लोगों से आप बचिए। जो भी बंटवारे की बात करे, किसी भी मजहब का हो, वो सिर्फ आपका नहीं, पूरे इलाके का, पूरे मुल्क का दुश्मन होता है। और जो भी सबकी बात करे, अभी हमारे एक साथी ने कहा कि हम लोग सिर्फ कमजोर और गरीब की बात करते हैं, उसको जहन में रख के हम लोग बात करते हैं। हम लोग कभी ये नहीं कहते कि भाई ये
कास्ट अलग है, वो कास्ट अलग है, ये धर्म वाले के बारे में हम कम सोचते हैं या इस धर्म के बारे में ज़्यादा सोचते हैं, ऐसा हम कभी नहीं करते। हम लोग जानते हैं कि समाज जब एकजुट होकर चलेगा, समाज में मुल्क भी हो सकता है, राज्य भी हो सकता है, जिला भी हो सकता है और गांव भी हो सकता है। जब गांव में सुख चैन से हम रहेंगे तो हमारा कोई बाल बाका नहीं मार। इसीलिए ज्यादा वक्त नहीं लेंगे। जैसा कि आपको बताया गया है कि कन्हैया कुमार जी यहाँ आने वाले हैं और पप्पू यादव जी यहाँ आने वाले हैं। हम उम्मीद करेंगे जल्द से जल्द आए, आप लोग उनकी बात सुने। उनके आने से कबल हमने कुछ लंबी तकरीर कर ली, क्योंकि आपके बीच में लगभग 30 साल से हूँ। हमेशा आपने मजबूती दी और हर मसले पे हमने अपनी बात रखी। आज बहुत लोग इजहार साहब को याद करते होंगे, उनको कांग्रेस ने मौका दिया, उनको आप लोगों ने जिताया, उन्होंने ईमानदारी के साथ आपके साथ काम किया और बहुत काम किया। आज अगर पार्टी ने कमरुल हुदा साहब को कैंडिडेट बनाया है, कुछ सोच के बनाया होगा। हमें कांग्रेस के फैसले को सर आंखों पे लेके कांग्रेस को मजबूत करना है और उस शख्स का हाथ मजबूत करने वाला है राहुल गांधी जी का, खड़गे जी का हाथ मजबूत करना है, जो अकेले पूरे हिंदुस्तान में बीजेपी, मोदी, अमित शाह के और आरएसएस के खिलाफ खड़ा है। उनका साथ दें, यहाँ से जिताएं। और जैसा कि मैंने अपील की, ठाकुरगंज में आरजेडी के हैं, कोचा दामन में आरजेडी के हैं, बहादुरगंज में कांग्रेस के हैं, आमोर में कांग्रेस के हैं, बायसी में आरजेडी के हैं, उसी तरह अररिया में कांग्रेस के हैं, जोकीहाट में आरजेडी के हैं। जहाँ जहाँ अलायंस के लोग हैं, कहीं पे वीआईपी पार्टी के होंगे, कहीं लेफ्ट पार्टी के होंगे। तो जितने भी हमारे संगठन के साथीगण हैं, जितने भी नेता यहाँ पे मौजूद हैं, मैं अपील करूँगा हम लोग को एकजुट होके हमारे महागठबंधन को जिताना है, ताकि 20 साल बाद हमारी हुकूमत और आपके सेवा में काम हो सके। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, खुदा हाफिज।